Assalamu alaikum class. I hope everyone is fine and doing well by the grace of Almighty Allah. Today we are going to start chapter number 17 and the name of the chapter is monopolistic competition. Monopolistic competition is basically that competition or that market structure which falls between pure monopoly and perfect competition, and it comes under the domain of imperfect competition. So we can say that imperfect competition refers to those market structure that fall between perfect competition and pure monopoly. Now we need to understand what are the four types of market structure. Four types of market structure are monopoly. Number one is monopoly, number two is oligopoly, number three is monopolistic competition, and the number four is competitive firms or perfect competition. ठीक है, सो हम बारी बारी इसको देख लेते हैं. नंबर ऑफ फॉर्म्स, अगर एक नंबर ऑफ फॉर्म होगी तो उसको हम लोग मोनोपोली बोलेंगे. अगर फ्यू नंबर ऑफ फॉर्म्स हैं लाइक 4 to 10, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 10, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओलिगोपोली. देन हमारे पास आता है कि फर्म्स बहुत ज़्यादा हैं. फर्म्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उनके टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट कौन कौन से. एक फर्म्स होती हैं जो कि सेम प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाती हैं, और एक होती हैं जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसमें डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होंगे, एक दूसरे से डिफरेंट प्रोडक्ट होंगे. वो क्या होंगी? वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो कि आज हम चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे. और दूसरा था आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, जिसमें बिल्कुल एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन. सो दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर which we already read, and one type of market structure was left, and that we are going today, and that is monopolistic competition. So here we are going to start this chapter, monopolistic competition. So up till now we understand that monopolistic competition falls between pure monopoly and perfect competition. So there are two types of imperfect competitive markets. Number one is monopolistic competition and number two is oligopoly. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है? इसमें ज़्यादा सारी फॉर्म्स होती हैं, मैनी फॉर्म्स जो कि प्रोडक्ट सेल कर रही होती हैं, जो कि डिफरेंशिएटेड होते हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स होते हैं. दैट आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल. सिमिलर का मतलब होता है जो दिखने में एक जैसे हों लेकिन एक्चुअली एक जैसे ना हो. जैसे जिसकी एग्जांपल मैंने आपको दी थी, सीडीज़, मूवीज़. ठीक है, इस तरह की जो एग्जांपल्स हैं वो आती हैं सिमिलर में, जो दिखने में एक जैसे. सीडी दिखने में एक जैसी होती है लेकिन हर सीडी में हर मूवी अलग होती है, हर स्टोरी अलग होती है, कुछ भी हो सकता है, हर डॉक्यूमेंट या हर सीडी का जो कॉन्टेंट होता है वो सबका अलग अलग होता है. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिमिलर. ठीक है, और आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? जो एग्जैक्टली सेम होते हैं, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी पेयर ऑफ शूज़, पेयर ऑफ सॉक्स, जो कि एग्जैक्टली एक जैसे होते हैं. सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है? इसमें सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं बट नॉट आइडेंटिकल. और सिंपली यू में से कि मैनी फर्म सेलिंग प्रोडक्ट दैट आर डिफरेंशिएटेड. और ओलिगोपोली में हम लोग क्या कहेंगे? ओनली फ्यू फर्म सेलिंग ईच ऑफरिंग अ सिमिलर और आइडेंटिकल प्रोडक्ट टू द अदर्स. ओलिगोपोली में क्या होता है? सेम सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, एक जैसे. अब हमने ये बात करनी है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो होता है इसमें मार्केट्स जो होते हैं उनके कुछ फीचर्स होते हैं. ठीक है, कुछ फीचर्स उनके अंदर कंपटीशन के होते हैं और कुछ फीचर्स उनके अंदर मोनोपोली के होते हैं. अब अगर हम बात करें कंपटीशन के या कंपेटिटिव फॉर्म्स के या परफेक्ट कंपटीशन के फीचर्स उनके अंदर कौन से होते हैं, कि वो ये हैं कि इनके अंदर मैनी सेलर्स होते हैं, बेचने वाले ज़्यादा होते हैं. और फीचर कौन सा? मोनोपोली का इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है. मोनोपोली का फीचर ये अडॉप्ट किया हुआ है कि इनके प्रोडक्ट बाकियों के प्रोडक्ट से डिफरेंट होते हैं. दे आर हैविंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स. सो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग क्या कह सकते हैं कि मैनी फॉर्म्स और मैनी सेलर्स होते हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, और एक मेन जो इनका इम्पॉर्टेंट खसूसियत इसकी ये है कि इसमें फ्री एंट्री और एग्जिट होता है. कोई भी फर्म एंटर हो सकती है मार्केट में और कोई भी फर्म मार्केट को इजीली छोड़ सकती है. सो दे आर हैविंग लिमिटेड कंट्रोल ओवर प्राइस. इनका इतना ज़्यादा प्राइस के ऊपर कंट्रोल नहीं होता जितना कि मोनोपोलिस्टिक फर्म्स का होता है. इसकी एग्जांपल्स कौन सी आएंगी? रिटेल, ट्रेड, क्लोथिंग और रेस्टोरेंट्स वगैरह. ठीक है, अब बारी बारी हम लोग इसमें देख लेते हैं. पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी मैनी सेलर. इसमें ये होता है कि देयर आर मैनी फर्म्स कम्पीटिंग फॉर द सेम ग्रुप ऑफ कस्टमर्स. इनके ग्रुप ऑफ कस्टमर्स जो होते हैं या इनके जो ऑडियंस आप कह सकते हैं जिसको ये टारगेट कर रहे होते हैं, टारगेट मार्केट, सॉरी, जो इनकी टारगेट मार्केट होती है जिसको ये टारगेट कर रहे होते हैं, वो वाले कस्टमर्स जो होते हैं इनके वो सेम होते हैं. ठीक है, जिनके साथ ये फर्म्स compete कर रही होती हैं सबका. फॉर एग्जांपल अगर कोई सीडी मेकर है तो वो सीडी सबके लिए बना रहे हैं. ठीक है, अगर एक दो फर्म्स हैं वो आपस में compete कर रही हैं, एक सीरीज़ बना रहे हैं जो कि जिसमें शॉर्ट मूवीज़ होती हैं, दूसरे सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें लॉन्ग मूवीज़ होती हैं. ठीक है, या एक सीरीज़ बना रहे हैं वो टेस्ट मैच की सीरीज़ अवेलेबल है गेम वाली, और एक सीरीज़ बना के दे रहे हैं जिसमें गेम अवेलेबल है वनडे मैच की या T20 की. ठीक है, तो ये क्या है? डिफरेंट कंपनीज़ हैं, डिफरेंट फर्म्स हैं जो कि compete कर रही हैं लेकिन सेम ग्रुप ऑफ कस्टमर्स के लिए. ठीक है,
अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों में इंटरेस्टिंग होते हैं, ठीक है, जो दोनों में इंटरेस्टिंग हो गए, जो लॉन्ग स्टोरीज भी और शॉर्ट स्टोरीज़ को भी पसंद करते हैं। और इसी तरह से जो हमारे पास आई है गेम की, तो वो भी अगर जो लोग दोनों को पसंद करते हैं तो वो इस तरह की चीज़ की तरफ जाएंगे। सो बेसिकली यहाँ पे पॉइंट जो समझाने का है वो ये है कि यहाँ पे बहुत फर्म्स होती हैं, मैनी फर्म्स होती हैं, ज़्यादा सारी फर्म्स होती हैं जो एक दूसरे के साथ मुकाबलेबाजी में होती हैं, सेम ग्रुप ऑफ कस्टमर्स, ठीक है, जो उनकी टारगेट मार्केट होती है वो सेम होती है, ठीक है। सो प्रोडक्ट एग्जांपल इसमें आती हैं सीडीज़, मूवीज़, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कंप्यूटर गेम्स, रेस्टोरेंट्स, पियानोज, लेसन, कुकीज़, फर्नीचर, ये सारी एग्जांपल किस में आती है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। अब यहाँ पे फर्नीचर की एग्जांपल क्यों दी है? क्योंकि हर फर्नीचर दूसरे के फर्नीचर से डिफरेंट होता है, हर किसी के अपने डिज़ाइन हैं। लाइक चिनियोट का फर्नीचर बहुत फेमस है, क्यों? क्योंकि उनका अपना डिज़ाइन है। ये थी इसकी पहली करेक्टरिस्टिक, जिसमें आता है मैनी सेलर। दूसरी करेक्टरिस्टिक थी इसकी प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, जिसमें इसके प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं, स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द अदर फर्म्स। दूसरी फर्म से इनके प्रोडक्ट स्लाइटली डिफरेंट होते हैं। यू कैन से दैट ईच फर्म प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट दैट इज एट लीस्ट स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द अदर फर्म्स, ठीक है। एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत मुख्तलिफ होता है। ये एक जैसे प्रोडक्ट्स जो फर्म्स होती हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वो नहीं बनाती। इनके प्रोडक्ट दूसरों के प्रोडक्ट से हमेशा डिफरेंशिएटेड होते हैं, चाहे थोड़ा बहुत फ़र्क हो। सो रादर बीइंग अ प्राइस टेकर, ईच फर्म फेसेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। और वो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व कौन सा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। सो वी कैन से दैट कि इनका स्लाइड कंट्रोल होता है प्राइसेस के ऊपर। ये करेक्टरिस्टिक्स इनको किससे मिलाती है? मोनोपोली के साथ, ठीक है। ये प्राइस टेकर नहीं होते, ठीक है। इनका डाउनवर्ड स्लोप मार्केट जो होता है डिमांड कर्व होता है, ठीक है। सो इसमें फ्री एंट्री और एग्जिट जो थर्ड करेक्टरिस्टिक है, जो तीसरी खसूसियत है इसकी, वो कौन सी है? फ्री एंट्री और एग्जिट। फर्म कैन एंटर और एग्जिट द मार्केट विदाउट रिस्ट्रिक्शंस। यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते जिस तरह के एंट्री बैरियर्स होते हैं मोनोपोली में, ठीक है। सो द नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट एडजस्ट अंटिल द इकोनॉमिक प्रॉफिट्स आर जीरो। जब तक इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो नहीं हो जाते तब तक फर्म जो होती है इस मार्केट में एंटर होती रहती है। अब इकोनॉमिक प्रॉफिट की क्या डेफिनेशन थी? जिसमें से इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट दोनों माइनस कर दें। सो ये थी इसकी तीन मेन करेक्टरिस्टिक्स जिसके बारे में हमने बात की, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कंपटीशन विद डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, ठीक है। अब जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं इसका कंपटीशन, इसके कंपटीशन को हम लोग डेफिनेटली बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सो इसमें हमने बात की मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फॉर्म्स जो होती हैं। अब हम बारी बारी देखेंगे कि शॉर्ट रन में क्या है, ठीक है, उसमें, और लॉन्ग रन में वो किस तरह से रिएक्ट करती हैं, ठीक है। अब हमने सबसे पहले देखना है शॉर्ट रन में। शॉर्ट रन में हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि शॉर्ट रन में इकोनॉमिक प्रॉफिट जो होता है वो इनकरेज करता है न्यू फर्म्स को ताकि वो मार्केट में एंटर हो सकें। या दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं जब तक इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा, फर्म्स इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, तब तक न्यू फर्म्स जो हैं वो मार्केट में एंटर हो सकेंगी। यहाँ याद रखना है कि यहाँ इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात हो रही है, ठीक है, अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात नहीं हो रही। इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब ये है कि दोनों टाइप्स की कॉस्ट जो हैं वो इसमें से माइनस हो जाएंगी, ठीक है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों। सो शॉर्ट रन में जब तक इकोनॉमिक प्रॉफिट होगा तब तक वो इनकरेज करेगा कि न्यू फर्म इस मार्केट में एंटर हो सकती हैं। लेकिन शॉर्ट रन में जब इकोनॉमिक लॉसेस होंगे, ठीक है, यानी कि जब इकोनॉमिक प्रॉफिट नहीं होगा तो वो फर्म को इनकरेज करते हैं कि फर्म एग्जिट कर दे, मार्केट को छोड़ दे। कब? जब इकोनॉमिक लॉसेस होंगे। ये लॉसेस की बात हो रही है, ठीक है। इसमें ये दो मेन पॉइंट जो हैं कि वो एंटर कब होगी, एग्जिट कब होगी मार्केट में, आपने यही करना है। अब हम मूव ऑन करेंगे। हमने दूसरा यहाँ पे मैं आपको शो करूँगी कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की फर्म्स होती हैं शॉर्ट रन में वो किस तरह से फर्म्स प्रॉफिट बनाती हैं, ठीक है। ये एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व है, ये मैं आपको समझाने के लिए ग्राफ से बता रही हूँ। बात वही है जो अभी हमने पहले थ्योरेटिकली पॉइंट्स में मैंने आपको बताई कि एग्जिट कब करेगी और मार्केट में एंटर कब होगी। सबसे पहले मैंने एवरेज टोटल कॉस्ट ड्रॉ की, अभी डिमांड कर्व मैंने ड्रॉ किया, और ये हो गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व और ये मार्जिनल रेवेन्यू। और मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जहाँ पे कट करता है वो पॉइंट हमारे पास, ये वाला पॉइंट क्या होता है? ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। अब हमने ये बात की थी कि जहाँ पे ये कट करेंगे हम वहाँ प्राइस सेट करते हैं परफेक्ट कंपटीशन में। लेकिन अब यहाँ पे मोनोपोली में हमने क्या किया था कि मोनोपोली में हमने एमसी से ऊपर यहाँ पे डिमांड कर के ऊपर प्राइस सेट की थी। अब इसमें देखते हैं क्या सीन है। ये भी प्राइस टेकर तो नहीं है, ये भी प्राइस मेकर है। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्वांटिटी का ये पॉइंट है, ठीक है, और ये एवरेज टोटल कॉस्ट है, ठीक है। ये जो हमने ड्रॉ किया ये एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व है।
अब हमने एवरेज टोटल कॉस्ट के ऊपर प्राइस सेट की है, मार्जिनल कॉस्ट से भी ज़्यादा और एवरेज टोटल कॉस्ट से भी ज़्यादा। यहाँ पे डिमांड कर्व पे ये प्राइस है। सो प्राइस ये है, तो हमारे पास प्रॉफिट क्या होगा, एवरेज टोटल कॉस्ट यानी कि टोटल कॉस्ट से ऊपर का प्रॉफिट होगा। टोटल कॉस्ट निकाल के, सारी खर्चे निकाल के यहाँ पे प्राइस हमने सेट किया। तो ये वाला एरिया किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, ये जो अभी शेडेड एरिया है ये प्रॉफिट है, ये शेडेड एरिया प्रॉफिट है। ये फर्म्स प्रॉफिट कब बनाती हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट, जब एवरेज टोटल कॉस्ट मीट होके उससे ऊपर जितनी प्राइस होगी वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। ठीक है, इसी तरह हम देखेंगे कि फर्म्स जो हैं वो लॉसेस कब इनकर करती हैं। एवरेज टोटल कॉस्ट जब उनकी कंप्लीट नहीं होगी, उससे नीचे उनकी प्राइस सेट होगी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉसेस। तो हम लोग देख लेते हैं ये मार्जिनल कॉस्ट का, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, अब इसके बाद हमने ड्रॉ किया डिमांड कर्व। अब प्राइस तो हमने सेट करनी थी डिमांड कर्व पे, ये प्राइस है हमारी। ठीक है, और एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व देखें आप कहाँ जा रहा है, ये प्राइस है और एवरेज टोटल कॉस्ट ये है। अब ये जो इतना ज़्यादा ये डिफरेंस है, ये जो इतना सारा फ़र्क है, ये हमारे पास क्या है, ये वाला शेडेड एरिया जो मैंने अभी पिंक कलर में किया है, ये हमारे पास लॉसेस को डिनोट कर रहा है। लॉस किस तरह से है, क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट ज़्यादा है और प्राइस नीचे है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, लॉस को। ठीक है, ये दोबारा से आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ, ये वाला पोर्शन क्या है, लॉस। यहाँ से अब हमने अंडरस्टैंड किया कि फर्म शॉर्ट रन में कब प्रॉफिट मेक करती हैं और कब उनको लॉसेस होते हैं। जब लॉसेस होंगे तो उन्होंने एग्जिट कर जाना है, जब प्रॉफिट होगा तो एंट्री होगी मार्केट में। सो मोनोपोलिस्टिक कंपेटिटिव फर्म्स इन द शॉर्ट रन, शॉर्ट रन में उनकी कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या हमने नोट किया ग्राफ से देखते हुए। मोनोपोलिस्टिक कंपेटिटर्स लाइक मोनोपोलीज मैक्सिमाइजेस द प्रॉफिट बाय प्रोड्यूसिंग द क्वांटिटी एट विच मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स मार्जिनल कॉस्ट। MC इक्वल टू MR जब होगा तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट है मोनोपोलिस्टिकली कंपेटिटिव फर्म्स के लिए। और हमने ये देखा पहली फिगर में कि फर्म जो थी वो प्रॉफिट क्यों अर्न कर रही थी, क्योंकि एवरेज टोटल कॉस्ट से ज़्यादा हाई प्राइस सेट उसने की हुई थी और वो उसका प्रॉफिट शो कर रही थी। सो वी कैन से द फर्म्स इन द पैनल ए मेक्स अ प्रॉफिट बिकॉज एट दिस क्वांटिटी प्राइस इज अबव एवरेज टोटल कॉस्ट, प्राइस अबव है एवरेज टोटल कॉस्ट के। सो द फर्म इन द पैनल बी मेक्स लॉसेस, और फर्म्स जो है पैनल बी में वो लॉसेस मेक कर रही है बिकॉज एट दिस क्वांटिटी प्राइस इज लेस देन द एवरेज टोटल कॉस्ट। प्राइस जो है वो लेस थी एवरेज टोटल कॉस्ट से, जो हमने लॉसेस वाली फिगर देखी ग्राफ जो मैंने आपको शो किया था। सो वी कैन से दैट व्हेन प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज टोटल कॉस्ट फर्म अर्निंग प्रॉफिट्स और न्यू फर्म्स कैन एंटर। और दूसरी तरफ हमने ये बात की व्हेन द प्राइस विल बी लो और लेस देन द एवरेज टोटल कॉस्ट फर्म सफरिंग लॉस। फर्म क्या करती हैं, वो सफ़र करती हैं लॉस, और फर्म जब लॉस सफ़र कर रही होती है, हमने बात की थी कि फर्म्स क्या कर देती हैं, एग्जिट कर देती हैं। सो ये क्रक्स है जो अब तक हमने स्टडी किया, उसका क्रक्स क्या है, जब प्राइस ग्रेटर होगी एवरेज टोटल कॉस्ट के तो फर्म्स एंटर होंगी, जब प्राइस लेस होगी एवरेज टोटल कॉस्ट के तो फर्म को क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा, जिसकी वजह से फर्म्स जो हैं वो एग्जिट कर देंगी, यानी कि मार्केट को छोड़ देंगी। ठीक है, यहाँ तक अंडरस्टैंड हुआ कि फर्म शॉर्ट रन में किस तरह से एंटर और एग्जिट हो सकती हैं। अब हम लोग देखेंगे, अब हमने ये देखा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में और मोनोपोली में अब हमने कुछ चीज़ें सिमिलर पाई हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, मोनोपोलिस्टिक कंपेटिटिव फर्म में और मोनोपोली में। वो कौन कौन सी हैं कि ये दोनों फर्म्स अपनी क्वांटिटी और प्राइस जो हैं वो एक तरह से सेट करती हैं। जैसे मोनोपोली अपनी क्वांटिटी और प्राइस सेट करती है, उसी तरह से मोनोपोलिस्टिकली कंपेटिटिव फर्म्स भी सिलेक्ट करती हैं अपनी प्राइस को। और यहाँ पे भी ये प्राइस टेकर नहीं होती, ये भी मोनोपोली की तरह प्राइस मेकर होती हैं। सो इन द शॉर्ट रन दीज टू टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर आर सिमिलर। जब शॉर्ट रन की बात होगी तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोली जो है वो सेम स्ट्रक्चर होगा उनका। ठीक है, वो सेम रिएक्ट करेंगी। अब हमने ये देखना है कि मोनोपोलिस्टिक कंपेटिटर इन द लॉन्ग रन में किस तरह से मोनोपोलिस्टिकली कंपेटिटिव फर्म्स जो हैं वो रिएक्ट करती हैं। सो ये मैंने मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ड्रॉ किया और ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व। हमने बात की थी कि मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं कि वो हमारा एफिशिएंट स्केल या एफिशिएंट क्वांटिटी है। ठीक है, या इक्विलिब्रियम पॉइंट आप कह सकते हैं, या जो मैक्सिमम क्वांटिटी हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, बात यहाँ समझाना ये चाह रही हूँ, ये डिमांड कर्व मैंने स्क्रीन पे ड्रॉ किया है। ठीक है, हम लॉन्ग रन में देखेंगे कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है लॉन्ग रन में किस तरह से बिहेव करता है। ये एवरेज टोटल कॉस्ट मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई, जो एवरेज टोटल कॉस्ट है ये कर्व, ये टच कर रहा है डिमांड कर्व को। अब डिमांड कर्व पे तो हम प्राइस सेट करते हैं, ये तो हमारी प्राइस है हेयर। सो इसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट क्या है, जहाँ MR इज इक्वल टू MC। ठीक है, और प्राइस हमने कहाँ सेट की, P इज इक्वल टू
एवरेज टोटल कॉस्ट। यहाँ पे क्या देखने में आता है प्रॉब्लम कि हमारी प्राइस एवरेज टोटल कॉस्ट के इक्वल आ जाती है, और इस पॉइंट पे जहाँ पे प्राइस हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट के इक्वल है, इसका मतलब ये है कि ज़ीरो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हमारे पास नहीं हो रहा। इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं कि हम यहाँ पे बेसिकली समझाना क्या चाह रहे हैं। हम यहाँ पे ये समझना चाह रहे हैं जब फर्म है वो प्रॉफिट जब अर्न कर रही होती हैं, फर्म्स जो प्रॉफिट अर्न कर रही होती हैं, तब तक उसमें न्यू फर्म्स उस मार्केट में एंटर हो सकती हैं, ठीक है। उनका डिमांड कर्व जो है वो लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर जाएगा। लेफ्ट साइड पे क्यों शिफ्ट करेगा? In a monopolistically competitive market, if the firms are making profit, new firms enter and the demand curves for the particular firm shift to the left, ठीक है। वो लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब न्यू फर्म्स एंटर होती हैं तो न्यू प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। जब ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं तो सब्स्टिट्यूट्स ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस ज़्यादा प्रोडक्ट्स होने की वजह से डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि अब ज़्यादा क्वांटिटी अवेलेबल है। जहाँ पहले 10 चीज़ें मिलती थी उनकी मांग ज़्यादा थी, चीज़ें नायाब हुई थी उनकी मांग ज़्यादा थी। अब चीज़ें ज़्यादा हो गई हैं तो उनकी मांग कम हो जाएगी, डिमांड कर्व लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि डिमांड कम हो जाएगी। सो सिमिलरली इफ़ द फर्म्स आर मेकिंग लॉसेस, जब फर्म्स लॉस कर रही होती है तो हमने क्या बात की थी कि ओल्ड फर्म जो है वो एग्जिट कर जाती है, वो मार्केट को छोड़ जाती हैं। तो हमने बात की थी जब प्रॉफिट जब लॉसेस होंगे, जब नुकसानात होंगे, जब फर्म्स जो होती हैं वो लॉस में जा रही होंगी, तो तब पुरानी फर्म्स जो हैं वो क्या करती हैं? एग्जिट कर देती हैं, मार्केट को छोड़ देती हैं। जब मार्केट को छोड़ देती हैं कुछ फर्म्स, तो उनके छोड़ने की वजह से डिमांड कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि अब मार्केट में जहाँ ज़्यादा कंपटीशन था, जहाँ ज़्यादा लोग चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे थे, अब वो फर्म्स कम हो गई, सेलर कम हो गए, जिनकी वजह से चीज़ें नायाब होना शुरू हो गई। जब चीज़ें नायाब होना शुरू, उनकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गई। जब डिमांड इंक्रीज़ होती है तो वो राइट साइड पे शिफ्ट करती है, ठीक है बच्चों। सो बिकॉज ऑफ दीज शिफ्ट इन डिमांड एंड मोनोपोलिस्टिकली competitive firm eventually finds itself in the long run equilibrium shown here, and in this long run equilibrium price equals average total cost and the firms earn zero profit। अब वो ये बता रही हैं कि इसमें हमने ये देखा कि जब डिमांड शिफ्ट होती है तो मोनोपोलिस्टिकली कंपेटिटिव फर्म्स जो होती हैं लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम शो करती हैं, और लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम प्राइस जो होती है वो एवरेज टोटल कॉस्ट के बराबर आ जाती है, ठीक है। और फर्म को ज़ीरो प्रॉफिट अर्न करना पड़ता है, या फर्म जो है वो ज़ीरो प्रॉफिट अर्न कर रही होती है। यही चीज़ जो मैंने आपको इस ग्राफ से शो की थी, उसी को अब मैंने आगे वर्ड्स में आपके लिए लिख दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इस पॉइंट पे ज़ीरो प्रॉफिट होता है जहाँ पे प्राइस एवरेज टोटल कॉस्ट के इक्वल आ जाती है लॉन्ग रन में, और ये इक्वल क्यों आती है? डिमांड में शिफ्ट्स की वजह से, ठीक है बच्चों। ये हमने चीज़ें स्टडी की अब तक कि लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम प्राइस एवरेज टोटल कॉस्ट के इक्वल आ जाती है, और फर्म्स जो है वो ज़ीरो प्रॉफिट की जानिब मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है। ज़ीरो प्रॉफिट की तरफ मूवमेंट शुरू हो जाती है या ज़ीरो प्रॉफिट पे आ जाती है। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की लॉन्ग रन में 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो कौन सी है? एज इन द मोनोपोली प्राइस एक्सीड्स मार्जिनल कॉस्ट। पहली उसकी ये है कि मोनोपोली की तरह प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होती है, ठीक है। This conclusion arises because profit maximization requires marginal revenue to equal marginal cost. So the downward sloping demand curve makes marginal revenue less than the price. डाउनवर्ड स्लोपिंग जो डिमांड कर्व है उसकी वजह से क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू लेस होता है प्राइस से। इस पॉइंट में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट ये अंडरस्टैंड करें कि मोनोपोली में प्राइस एक्सीड करती है मार्जिनल कॉस्ट से। उसकी वजह ये होती है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ये रिक्वायर कर रहा होता है कि जहाँ पे MC = MR आ जाए, ठीक है। ये हो गया। और दूसरी बात ये है कि प्राइस इसलिए एक्सीड करती है क्योंकि हमने डिमांड कर्व के ऊपर प्राइस सेट करनी होती है मोनोपोली की तरह, ठीक है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या है? एज इन द कंपेटिटिव मार्केट प्राइस इक्वल्स एवरेज टोटल कॉस्ट। जैसे कि कंपेटिटिव मार्केट में होता है, प्राइस हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट के इक्वल आ जाती है। सो दिस कंक्लूजन अराइजेस, ये कंक्लूजन क्यों देखने में आता है? बिकॉज फ्री एंट्री एंड एग्जिट जो है वो ड्राइव करती है इकोनॉमिक प्रॉफिट टू ज़ीरो। वो जो फ्री एंट्री और एग्जिट की जो एक क्लॉज है या जो एक करेक्टरिस्टिक्स है, उसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉफिट ज़ीरो प्रॉफिट की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। सो पहली करेक्टरिस्टिक्स, इसकी पहली खसूसियत जो है वो मोनोपोली की तरह है, और दूसरी वाली कंपेटिटिव मार्केट की तरह। सो इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ कंपेटिटिव मार्केट एंड मोनोपोली। So we can say that it is a blend. So second characteristic show how monopolistic competition different from the monopoly. ये किस तरह से डिफरेंट है मोनोपोली से? क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है वो एवरी टोटल कॉस्ट के इक्वल आ जाती है लॉन्ग रन में। और वो क्यों इक्वल आ जाती है? क्योंकि फ्री एंट्री और एग्जिट होता है, जिसकी वजह से मैनी फर्म्स आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट्स।
सेम और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। सो ये किस तरह से डिफर है मोनोपोली से? बिकॉज अ मोनोपोली इज द सोल सेलर ऑफ द प्रोडक्ट विदाउट क्लोज सब्सटीट्यूट्स। इट कैन अर्न पॉजिटिव इकोनॉमिक प्रॉफिट, क्योंकि उसमें एक सोल सेलर होता है, सिंगल सेलर होता है, सिंगल बेचने वाला होता है प्रोडक्ट का, ठीक है, और उसके क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं होते, जिसकी वजह से वो इकोनॉमिक प्रॉफिट पॉजिटिव उनका रहता है लॉन्ग रन में। सो बाय कंट्रास्ट, लेकिन यहाँ पे क्या होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, देयर इज अ फ्री एंट्री इनटू द मोनोपोलिस्टिक कंपेटिटिव मार्केट, जिसकी वजह से द इकोनॉमिक प्रॉफिट ऑफ द फर्म्स इन दिस टाइप ऑफ मार्केट इज ड्रिवन टू जीरो, जो कि आहिस्ता आहिस्ता कम होता 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 जीरो की तरफ हो जाता है या जीरो हो जाता है। किसमें? कंपेटिटिव फर्म्स में, मोनोपोलिस्टिक कंपेटिटिव फर्म में। ये इस वजह से मोनोपोली से डिफरेंट है। अब यही बात जो हमने यहाँ पे डिफरेंस देखा उसको हम ग्राफ के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये मोनोपोलिस्टिकली कंपेटिटिव फॉर्म का ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ। एवरेज टोटल कॉस्ट ड्रॉ की मैंने, देन मार्जिनल रेवेन्यू, हेयर मार्जिनल कॉस्ट, एंड नाउ दिस पॉइंट इज एफिशिएंट स्केल। इसको क्या कहते हैं? जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट की इक्वल आ जाए, इसको एफिशिएंट स्केल बोलना है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। ये डिमांड कर्व मैंने ड्रॉ किया, और ये हमारी प्राइस लॉन्ग रन में जहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट एवरेज टोटल कॉस्ट प्राइस की इक्वल आ जाती है, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं क्वांटिटी प्रोड्यूस, ठीक है, मैक्सिमम क्वांटिटी प्रोड्यूस या इक्विलिब्रियम, ठीक है, जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पॉइंट है और वहीं पे हमने प्राइस सेट की है, ये वाला पॉइंट, दिस वन, ठीक है। ये हमने बात की थी लॉन्ग रन की। अब हम लोग बात करेंगे कंपेटिटिव जो फर्म्स होती हैं, परफेक्ट कंपटीशन उसमें किस तरह से होता है। सबसे पहले मैंने एवरेज टोटल कॉस्ट ड्रॉ की, देन मार्जिनल कॉस्ट, ये मार्जिनल कॉस्ट है। अब हमने देखा कि लॉन्ग रन में परफेक्टली कंपेटिटिव फर्म्स जो होती हैं या मार्केट जो होती हैं, उसमें क्या होता है, उसमें प्राइस चेंज नहीं होती, क्योंकि वो होते हैं प्राइस टेकर। कौन? परफेक्ट कंपटीशन वाली फर्म्स जो होती हैं, ठीक है, उनमें प्राइस इज इक्वल टू MR होती है। सो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्वांटिटी प्रोड्यूस जो है, जहाँ पे MC कट कर रही है एवरेज टोटल कॉस्ट को और एवरेज टोटल कॉस्ट टच कर रही है प्राइस को, ये क्वांटिटी प्रोड्यूस का जो पॉइंट है, ये एफिशिएंट स्केल है। अब आपने देखा कि एफिशिएंट स्केल जो मोनोपोलिस्टिकली कंपेटिटिव फर्म्स का था, वो वहाँ पे था जहाँ MC एवरेज टोटल कॉस्ट को कट कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एवरेज टोटल कॉस्ट को कट कर रहा है, और यहाँ पे ये देखें कि प्राइस उससे हाई है, प्राइस हाई है, यानी कि ये देखा जाए तो ये प्रॉफिट में है फॉर्म, ये वाली मोनोपोलिस्टिक कंपेटिटिव फॉर्म, ये वाली, ठीक है। अब परफेक्टली कंपेटिटिव फॉर्म में क्या हुआ कि जहाँ पे MC एवरेज टोटल कॉस्ट को कट कर रहा है, वो ये हमारे पास एफिशिएंट स्केल था, ये एफिशिएंट स्केल, ठीक है, और यहीं पे क्वांटिटी प्रोड्यूस भी आएगी, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि MC MR को कट ही इस पॉइंट पे कर रहा है, ठीक है। ये इन दोनों का डिफरेंस है, मोनोपोलिस्टिकली कंपेटिटिव फॉर्म्स का और परफेक्ट कंपटीशन का। अब हम लोग बात कर रहे थे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो होता है उसकी, और उसका हम कंपैरिजन कर रहे थे परफेक्ट कंपटीशन के साथ। अब हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने कंपेयर किए लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। हमने क्या किया इस ग्राफ में, वी कंपेयर द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन टू द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। हमने लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम देखा परफेक्ट कंपटीशन का और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, दोनों का, और हमने देखा कि उसमें क्या डिफरेंस है। सो देयर आर 2 नोटवर्थी डिफरेंसेस बिटवीन मोनोपोलिस्टिक एंड परफेक्ट कंपटीशन। एक है एक्सेस कैपेसिटी का और दूसरा है मार्कअप का। अब एक्सेस कैपेसिटी और मार्कअप क्या चीज़ें हैं, क्या बलाएं हैं, इनको देखते हैं। एक्सेस कैपेसिटी हमारे पास क्या है, देयर इज़ नो एक्सेस कैपेसिटी इन द परफेक्ट कंपटीशन इन द लॉन्ग रन। अब ये जो एक्सेस कैपेसिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, ये बेसिकली हम लोग क्या बात कर रहे हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। और इस एक्सेस कैपेसिटी होने की वजह से ये जो है हमारी मोनोपोलिस्टिकली कंपेटिटिव फर्म्स जो होती हैं, ये इनएफिशिएंट कहलाती हैं। ये इनएफिशिएंट क्यों कहलाती हैं? क्योंकि ये एफिशिएंट स्केल पे प्रोडक्शन नहीं कर रहे होते। ये क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं जहाँ पे MR MC के इक्वल हो, और वो हमेशा एफिशिएंट स्केल से कम प्रोडक्शन करते हैं। कम प्रोडक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि ये मोनोपोली बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, लोगों को तरसा के, यानी कि चीज़ें कम प्रोड्यूस करके डिमांड हाई रखना चाह रहे होते हैं और अपना प्रॉफिट मार्जिन हाई करना चाह रहे होते हैं। इसलिए ये हमेशा एफिशिएंट स्केल से कम ही चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, चीज़ों को नायाब रखने के लिए, ठीक है। तो इसकी वजह से ये इनएफिशिएंट होते हैं। क्यों? क्योंकि मोनोपोलिस्टिक जो फर्म्स होती हैं, कंपेटिटिव फर्म्स, वो एफिशिएंट स्केल पे प्रोडक्शन नहीं कर रहे होते। बजाय इसके जो परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट्स होती हैं, वो एफिशिएंट स्केल पे प्रोडक्शन करती हैं, जिसकी वजह से वो जो होते हैं वो एफिशिएंट मार्केट्स होती हैं, परफेक्ट कंपेटिटिव मार्केट्स। क्यों? क्योंकि वो एफिशिएंट स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। सो ये हमने पढ़ना है एक्सेस कैपेसिटी में, ठीक है। एक्सेस कैपेसिटी कैसे है? अब यहाँ क्वांटिटी प्रोड्यूस से लेके एफिशिएंट स्केल तक
इसको ये क्या हम कहेंगे, ये वो कैपेसिटी है एक्सेस जो कि मोनोपोलिस्टिकली कंपेटिटिव फर्म ने प्रोड्यूस नहीं की, एफिशिएंट स्केल जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस नहीं की उससे कम की, इसका मतलब एक्सेस कैपेसिटी की गुंजाइश थी, उनकी में इतनी कैपेसिटी थी कि वो चीज़ें और प्रोड्यूस करें, लेकिन उन्होंने जान के नहीं की ताकि जो है वो प्राइस हाई सेट करें। तो इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन विल बी इनएफिशिएंट ड्यू टू द एक्सेस कैपेसिटी। और हमने क्या देखा, देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन द लॉन्ग रन बिकॉज इन द लॉन्ग रन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आउटपुट इज लेस देन द एफिशिएंट स्केल ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन। एफिशिएंट स्केल से कम प्रोडक्शन हो रही होती है, जिसकी वजह से हमने देखा कि देयर इज एक्सेस कैपेसिटी इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन द लॉन्ग रन। अब हमने दूसरा पॉइंट डिस्कस करना है जिसकी वजह से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन से डिफरेंट है। दूसरा पॉइंट था मार्कअप ओवर मार्जिनल कॉस्ट। मार्कअप हम लोग अर्न कर रहे होते हैं, कंपेटिटिव फॉर्म में क्या होता है, हम लोग प्राइस सेट करते हैं जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इक्वल होती है मार्जिनल रेवेन्यू के, वही पॉइंट होता है हमारा जिस पे हम प्राइस सेट कर लेते हैं। लेकिन मोनोपोलिस्टिकली कंपेटिटिव फॉर्म्स में प्राइस जो होती है वो एक्सीड कर रही होती है मार्जिनल कॉस्ट से, हाई सेट करते हैं हम लोग, तो वो हमारा मार्कअप होता है, ठीक है, जो हम मार्जिनल कॉस्ट के अबव अर्न कर रहे हैं। सो बिकॉज प्राइस एक्सीड्स marginal cost and extra units sold at the posted price means more profit for the monopolistically competitive firms, क्योंकि हमने प्राइस हाई सेट की होती है मार्जिनल कॉस्ट से, जिसकी वजह से अगर हम कोई भी एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं अगर हम मोनोपोलिस्टिकली कंपेटिटिव फॉर्म में रहते हुए प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दो पॉइंट डिस्कस किए, एक एक्सेस कैपेसिटी का और दूसरा हमने मार्कअप को डिस्कस किया। अब मैं यही चीज़ें आपको ग्राफिकली दिखाऊंगी किस तरह से ग्राफ में हमने अंडरस्टैंड करना है कौन सा एक्सेस कैपेसिटी का पॉइंट है। अब मोनोपोलिस्टिकली कंपेटिटिव फॉर्म का लेफ्ट साइड पे है, ये है हमारे पास, ठीक है, और परफेक्ट कंपेटिटिव फॉर्म का ये राइट साइड पे। अब आपने देखना है कि मोनोपोलिस्टिकली कंपेटिटिव फॉर्म्स जो हैं वो एफिशिएंट स्केल पे प्रोडक्शन नहीं करती, और ये एफिशिएंट स्केल है, ठीक है, और एफिशिएंट स्केल से लेके ये क्वांटिटी प्रोड्यूस जितनी कर रही हैं इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस कैपेसिटी। ये एक्सेस कैपेसिटी कहलाता है, ठीक है। ये एक्सेस कैपेसिटी की वजह से डिफरेंट है परफेक्ट कंपटीशन या कंपेटिटिव फॉर्म से, ठीक है। अब हमने दूसरी बात की मार्कअप की, ठीक है। अब मार्कअप क्या था, मार्कअप यहाँ पे देखिएगा, मार्कअप क्या है, मार्कअप जब हमने ये सेट की मार्जिनल रेवेन्यू हमारे मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल जब था, हमने मार्जिनल कॉस्ट से अबव प्राइस सेट की यहाँ पे। सो ये मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर जितनी भी हमारे पास प्राइस आ रही है ये हमारा मार्कअप है। ये वाला पोर्शन हमें क्या शो कर रहा है, इट इज़ शोइंग अस मार्कअप। अब यहाँ पे हमने बात करनी है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो होता है वो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एफिशिएंट होता है या इनएफिशिएंट होता है। नॉर्मली अगर मैं आपको बताऊँ तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए इनएफिशिएंट होता है। इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, यू कैन से। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन डज नॉट हैव ऑल द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, वेदर इट इज़ डिजायरेबल फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सोसाइटी एज होल, ठीक है। ये डिज़ायरेबल नहीं होता अगर हम सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। सो वी कैन से दैट इट इज़ कंसिडर्ड इनएफिशिएंट कंपेयर टू द परफेक्ट कंपटीशन बिकॉज इट रिस्ट्रिक्ट्स आउटपुट लेवल इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, नॉट ऑपरेट एट एफिशिएंट लेवल। ये एफिशिएंट लेवल पे या एफिशिएंट स्केल पे ऑपरेट नहीं करते, जिसकी वजह से हम लोग इसको कंसिडर करते हैं कि ये इनएफिशिएंट है, ठीक है, फॉर द होल सोसाइटी। और दूसरा पॉइंट क्या था, वन सोर्स ऑफ इनएफिशिएंसी इज द मार्कअप ऑफ द प्राइस ओवर मार्जिनल कॉस्ट। ये मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा जो प्राइस सेट करके मार्कअप कमा रहे होते हैं उसकी वजह से भी ये इनएफिशिएंट होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। सो वी कैन से दैट इट इज़ इनएफिशिएंट ड्यू टू it is not producing or quantity produced is less than efficient scale, and the other source of inefficiency is the markup which these firms are charging over marginal cost, ठीक है। ये दो हमारे पास जो पॉइंट थे जिनकी वजह से इनएफिशिएंट है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। और तीसरा हमारे पास क्या है वो, however the administrative burden of regulating the prices of all the firms that produce differentiated product would be massive। अब ये जो जितनी भी सारी प्रोडक्ट्स हैं या फर्म्स हैं जो कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही हैं, इन सब के ऊपर मोनोपली की तरह, जैसे मोनोपली पे गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस रखती थी, इन सब के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना बहुत मुश्किल है,
ठीक है, जिसको कि हम लोग बोलेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ऑफ रेगुलेटिंग द प्राइस। इनकी प्राइस को रेगुलेट करना, मीन मॉनिटर करना बहुत मुश्किल है। वाई? बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। और वो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन क्यों होता है? क्योंकि ये जो है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं और हर किसी की प्राइस हर दूसरे से डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से ये इनएफिशिएंट मार्केट जो है या मार्केट स्ट्रक्चर कंसिडर किया जाता है। एक और वे जो है जिसमें ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाली फॉर्म्स जो होती हैं उनको इनएफिशिएंट कंसिडर किया जाता है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ फॉर्म्स, कि कितनी नंबर ऑफ फॉर्म्स जो हैं इस मार्केट में आइडियल कंसिडर होंगी। कोई हमें नहीं पता कि कितनी होनी चाहिए, ठीक है। सो इट कैन बी इनएफिशिएंट ड्यू टू द नंबर ऑफ फॉर्म, ठीक है, जो नंबर ऑफ फॉर्म का क्लैश आ रहा होता है उसकी वजह से। सो दैट इज़ देयर मे बी टू मच और टू लिटिल एंट्री। अब ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एंट्री हो और बहुत कम एंट्री हो। सो ये नंबर ऑफ फॉर्म्स जो इसके अंदर वेरी होती रहती हैं और नंबर ऑफ फॉर्म्स कितनी होनी चाहिए उसकी वजह से भी इसको आइडियल वन कंसिडर नहीं किया जाता। ये इसके कुछ फ्लॉज हैं, ठीक है। अब जो इसकी एंट्री है ये वो एंट्री बहुत ज़्यादा भी हो सकती है और हमने जैसे बात की कि बहुत कम भी हो सकती है। सो हम लोग कह सकते हैं कि देयर आर टू एक्सटर्नैलिटीज़ टू द एंट्री इन द मार्केट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। नंबर वन इज़ प्रोडक्ट वेराइटी एक्सटर्नैलिटीज एंड द नंबर टू इज़ बिजनेस स्टीलिंग एक्सटर्नैलिटी। यानी कि इस मार्केट के अंदर जो फॉर्म्स एंटर हो रही होती हैं उनके एंटर होने के नुकसानात क्या हैं थर्ड पार्टी पे। एक्सटर्नैलिटी क्या थी? थर्ड पार्टी जो बाय स्टैंडर है उसको क्या नुकसान है दो लोगों का आपस में बिजनेस करने की वजह से, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू चेक वन बाय वन दीज टू। सो फर्स्ट वी विल बी मूविंग टूवर्ड्स द प्रोडक्ट वैरायटी एक्सटर्नैलिटी। अब प्रोडक्ट वैरायटी एक्सटर्नैलिटी यानी कि न्यू प्रोडक्ट्स आप लोग उस मार्केट में एंटर कर रहे हो। न्यू प्रोडक्ट्स जो हैं वो एंटर किस तरह से हो रहे हैं कि न्यू फॉर्म्स एंटर हो रही हैं। सो जितना ज़्यादा इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट होगा या सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल होंगे तो उससे क्या होगा कि ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होगी कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो प्रोडक्ट वैरायटी एक्सटर्नैलिटी है ये पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर्स। क्यों? कस्टमर्स का सरप्लस जो है वो इंक्रीज़ होगा, कस्टमर को बेनिफिट ज़्यादा होगा क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स जो होते हैं उससे क्या होता है एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म्स होती हैं उस मार्केट के अंदर। और जब एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म होती हैं तो इससे क्या होता है कंपटीशन इंक्रीज़ होता है। कंपटीशन के इंक्रीज़ होने से कंज्यूमर्स को फ़ायदा होता है, ठीक है। और दूसरी हमने बात की द बिजनेस स्टीलिंग एक्सटर्नैलिटी। अब बिजनेस स्टीलिंग की एक्सटर्नैलिटी जो होती है किसी का बिजनेस चोरी करने के लिए आप जो है उस मार्केट में एंटर हो रहे हैं तो ये क्या है? ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी होगी जो फर्म उस मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं उनके लिए। सो हम कह सकते हैं बिकॉज अदर फर्म लूज कस्टमर, क्योंकि दूसरी फर्म जो हैं न्यू एंट्रस जो फर्म न्यू एंटर हो रही है जो बिजनेस आपका स्टील कर रही है उसकी वजह से आप अपने कस्टमर खो दोगे, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है। और जो एंट्री होगी न्यू फॉर्म्स की वो इम्पोज कर देते हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी ऑन एग्जिस्टिंग फॉर्म्स, ठीक है। इसकी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी होगी जो एग्जिस्टिंग फॉर्म है उनके लिए इसका नुकसान होगा। सो द प्रोडक्ट वैरायटी एक्सटर्नैलिटी इज अ पॉजिटिव थिंग और पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंज्यूमर्स एंड द बिजनेस स्टीलिंग एक्सटर्नैलिटी इज अ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जिस्टिंग फॉर्म्स। अभी यहाँ तक हम लोग बात कर रहे थे प्रोडक्ट्स के हवाले से। अब हम लोग उस कंपटीशन की बात करेंगे जो कि नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट, आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो आप अपने अगर एडवर्टाइज कर रहे हो तो बाकी फॉर्म्स के साथ आप कंपीट कर रहे होते हैं, आप कंपटीशन में होते हो। देखा देखी सब अपनी एडवर्टाइजमेंट चलाना शुरू कर देते हैं। और दूसरा होता है यूनिक प्रोडक्ट्स। अब नॉन प्राइस कंपटीशन कौन सा होता है? एडवर्टाइजमेंट कर लो या यूनिक प्रोडक्ट्स, अपने इस तरह के डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स रखो कि आपके उन प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करने की वजह से कंपटीशन इंक्रीज़ हो। और दूसरा होता है वारंटीज़। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो वारंटी ऑफर कर रहा है 1 ईयर की तो आपका क्या होगा? कस्टमर इंक्रीज़ होगा और कंपटीशन भी इस वारंटी के या इस ऑप्शन के होने से इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। सो इसको हम लोग कहते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन थ्रू वारंटीज़, ठीक है। अब हमारे पास एक कूपन्स होते हैं, कुछ कंपनीज होती हैं जो कूपन्स इशू करते हैं। अच्छा, वारंटीज़ की जब हम बात करें तो जो कंपनी 1 ईयर की वारंटी इशू करेगी उसके पास कस्टमर ज़्यादा जाएंगे, जो 2 ईयर की इशू करेगी या जो 3 ईयर की। ऑब्वियसली जो जितनी ज़्यादा वारंटी ऑफर करेगा कस्टमर उसकी तरफ ज़्यादा मूव करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करें तो कूपन्स की। अब डिस्काउंट कूपन्स कुछ फॉर्म्स जो होती हैं वो ऑफ़र करती हैं तो कस्टमर उसकी तरफ ज़्यादा मूव करते हैं तो इसकी वजह से कंपटीशन इंक्रीज़ होता है। रिवॉर्ड फॉर द फ्रीक्वेंट कस्टमर्स। अब जो बार बार कस्टमर्स आते हैं उनके लिए कुछ रिवॉर्ड्स रखे जाते हैं, बेनिफिट्स रखे जाते हैं, लाइक मेंबरशिप कार्ड।
अब कुछ लोगों ने डिफरेंट जगह की मेंबरशिप ली होती है, तो मेंबरशिप लेने का क्या मतलब होता है कि ये कस्टमर, यहाँ पे कस्टमर जो है ये फ्रीक्वेंट विजिट करता है, बार बार विजिट करता है, ठीक है, तो उसकी वजह से हम लोग इसको डिस्काउंट दे रहे हैं क्योंकि ये हमारा परमानेंट कस्टमर है। सो एक और पॉइंट होता है वो है अपील टू ब्रांड और स्टोर नेम्स, ठीक है। अब स्टोर नेम्स जो होते हैं, स्टोर्स के कुछ नाम जो हैं वो, उसकी वजह से भी कंपटीशन इंक्रीज़ होता है। लाइक किसी का बहुत अच्छा ब्रांड है, जैसे सफ़ायर है, इंजन ब्रांड है, आउटफिटर्स हैं, इनका क्या है, इनके नेम्स हैं, ये ब्रांड नेम्स हैं जिनको नेम देख के लोग परचेजिंग करते हैं, जैसे ब्रीजे है, डाइनर्स है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इनका नाम चलता है और लोग जो होते हैं वो अपील करते हैं, मीन अट्रैक्ट होते हैं, उनको ये चीज़ अपील करती है ब्रांड नेम्स की, ठीक है, या ब्रांड्स। सो बच्चों ये चैप्टर हमारा यहाँ तक था जिसमें हमने पढ़ा मोनोपोलिस्टिक कंपेटिटिव फॉर्म्स के बारे में, और या आप हम कह सकते हैं मोनोपोलिस्टिक फॉर्म्स के बारे में। अब मोनोपोलिस्टिक फॉर्म्स जो हैं या मोनोपोलिस्टिकली कंपेटिटिव फॉर्म्स जो हैं उनकी हमने करैक्टरिस्टिक पढ़ी, वो लॉन्ग रन में किस तरह बिहेव करती हैं, शॉर्ट रन में किस तरह बिहेव करती हैं, मोनोपोली से किस तरह डिफरेंट है और परफेक्ट कंपटीशन से किस तरह डिफरेंट है, ये देखा, और नॉन प्राइस कंपटीशन को हमने देखा। तो ये यहाँ पे इस चैप्टर की समरी मैं आपके सामने लिख रही हूँ, ठीक है। लास्ट में देखिएगा यहाँ पे उन्होंने नॉन प्राइस कंपटीशन जिसमें हमने एडवर्टाइजमेंट की बात की थी उसके कुछ क्रिटिक्स के बारे में बताया और कुछ डिफेंडर्स हैं। हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट, क्रिटिक्स, ठीक है, और डिफेंडर्स। जो उसको डिफेंड कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट जो एक अच्छी चीज़ है, इससे कस्टमर्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि क्या चीज़ हमने, क्या प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाया, उसकी क्या खसूसियत है। और क्रिटिक्स जो होते हैं वो कहते हैं कि इसकी एडवर्टाइजमेंट की वजह से जो है वो कंज्यूमर जो हैं वो इर्रेशनल हो जाते हैं, मीन आप उनको एक तरह से उनका ब्रेन वॉश कर रहे होते हो कि हमारा प्रोडक्ट खरीदो, इसमें ये खसूसियत है, इसमें ये करैक्टरिस्टिक है, और इसकी वजह से क्या होता है, कंपटीशन रिड्यूस होता है, तो ये एक बुरी चीज़ है। डिफेंडर कहते हैं ये अच्छी चीज़ है और क्रिटिक्स कहते हैं ये बुरी चीज़ है। सो द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इनहेरिट इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लीड्स टू द यूज़ ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रांड नेम्स, और ये उसके नुकसानात हैं। वो क्या नुकसानात हैं वो अभी मैंने क्रिटिक्स के हवाले से और डिफेंडर के हवाले से आपको यहाँ पे ये मेंशन किया। सो यहाँ तक ये चैप्टर था। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।